हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका सचिन सर। फिजिक्स की पूरी तैयारी के लिए और किसी भी टॉपिक के अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप। हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, मैं अभिषेक गोयल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनट लाइव पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में क्या क्या। लास्ट क्लास में मैं आपको ग्राफ्स बता रहा था। मैंने एक ही ग्राफ बताया था आपको, वीटी ग्राफ, आपको याद होगा। और मैंने कहा था देखो ये जेई मेंस में आया हुआ है सवाल है। तो आज का टॉपिक मैं बच्चों ग्राफ से ही स्टार्ट करूंगा। आज मैं ग्राफ से ही कुछ ग्राफिकल कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। पहले वो करेंगे, वो निपटाएंगे, ग्राफ वाला पार्ट खत्म करेंगे। उसके बाद बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे आज, ठीक है, टॉपिक नंबर 2। और फिर लास्ट में हम करेंगे प्रोजेक्टाइल ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो आज का पहला टॉपिक अपना होगा ग्राफ। तो ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिए थे, आपको बताया था कि कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं हमारे पास। वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, है ना। सबसे काम का ग्राफ कौन सा था? सबसे काम का ग्राफ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जनरली उसी पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं बच्चों, ताकि आपको ग्राफ का आइडिया हो जाए, ठीक है, ताकि आपको कुछ और ग्राफ्स का भी आइडिया हो जाए, ठीक है। तो बच्चों, ये रहा सवाल, ठीक है। अब बॉल, ये तीसरा सवाल है। आपने ग्राफ में 2 कर लिए थे, ये थर्ड है, ठीक है। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meters per second. Using the equations of the motion, make these graphs. पहला है VT ग्राफ, दूसरा है AT, तीसरा है डिस्टेंस टाइम और चौथा है बच्चों स्पीड टाइम। तो हम ना 4 ग्राफ यहां पे हमें 4 ग्राफ यहां पे बनाने, और चारों ग्राफ बनाने के बाद हम एक्सपर्ट हो जाएंगे ग्राफ्स बनाने में, ठीक है। तो जितने पॉसिबल ग्राफ्स हैं वो मैं आपको बनवा रहा हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने एक बॉल को थ्रो किया है ना, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया बच्चों, कितनी स्पीड से? 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। तो इसका मोशन कैसा होगा? पहले ये बॉल ऊपर तक गई अपनी मैक्सिमम हाइट तक, है ना बच्चों। ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस मैक्सिमम हाइट? इट इज u² बाय 2g, ठीक है। तो u कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर बाय 20 से 20 गया तो ये कितना आ गया? 20 मीटर, है ना। मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर ये उसी रास्ते से वापस आएगी। तो वो वापस आने वाला रास्ता मैं इधर बना देता हूं। ये ऊपर जाने वाला रास्ता हो गया और ये वापस आने वाला रास्ता हो गया, ठीक है। और जब बॉल बच्चों वापस आ जाती है तब उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी होती है? सेम, जितने से हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं उतनी होती है। गॉट इट? तो ये इसका मोशन है, ठीक है। ये इस बॉल का मोशन है, ऊपर जाएगी, रुक जाएगी, फिर वापस नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। अब हमें सारे पॉइंट्स देखते हुए इसके मोशन में कुछ ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। देखो पहला ग्राफ कौन सा प्लॉट करना है बच्चों? पहला ग्राफ हमें प्लॉट करना है इसमें, हाँ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। ये y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे t है, ठीक है। मैं बस अपनी सूझबूझ से ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मेरे को तो इक्वेशंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी सूझबूझ से इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा। तो बच्चों, ये जो मोशन हो रहा है बॉल का, ये अंडर द ग्रेविटी है। और मैंने कल आपको एक नोट लिखवाया था कि अंडर द ग्रेविटी वाले मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। एक्सेलरेशन क्या रहती है? कांस्टेंट। तो वीटी ग्राफ क्या बनेगा? वीटी ग्राफ बनेगा एक, बताओ वीटी ग्राफ क्या बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन होगी बॉल की, वो हमेशा डाउनवर्ड होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन हम क्या कंसीडर करते हैं इस चैप्टर में? नेगेटिव। तो इस बॉल की एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव। तो कांस्टेंट है। साथ ही साथ यहां पे आप एक चीज और लिखो कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है बच्चों। और लास्ट क्लास में बनाया भी था, चलो रिवाइज हो जाएगा। तो 20 से ग्राफ चालू होगा, है ना। यस, गुड, 20 से चालू होगा। तो वेलोसिटी पहले 20 से जाएगी कहां तक? 0 तक, 0 तक जाएगी। उसके बाद फिर और ये ग्राफ सेम लाइन को फॉलो करता करता नीचे की तरफ जाएगा, है ना। वेरी गुड नीरज। बच्चों,
मेरे को ना पॉइंट्स के वैल्यूज भी चाहिए, है ना। मेरे को यहां पे मार्क करना है, जैसे यहां पे 20 है, ठीक है। ये टाइम बताओ बच्चों कितना होगा, ये टाइम बताइए, ये वाला जब ये ग्राफ कट करेगा टाइम वाली एक्सिस को कितना टाइम होगा, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज दिस टाइम, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये वाली वैल्यू बताइए। हां जी, पहले मेरे को ये वाला टाइम बताओ बच्चा, टाइम 2 सेकेंड्स, गुड, वेरी गुड, ये 2 सेकेंड्स होंगे, और ये हो जाएगा 4 सेकेंड, और ये हो जाएगा -20। देखो कैसे, गुड गुड, वेरी गुड। बॉल को ऊपर तक जाने के लिए कितना टाइम लगा है, टाइम ऑफ एसेंट है u/g, और वापस आने में भी u/g लगेगा, तो टोटल टाइम 4 सेकेंड हो गया, है ना, ये -20 हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इसी में। अगर बच्चों, अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, ये वाला एरिया, है ना, और एक ये वाला एरिया, ये एरिया क्या देगा भाई, टोटल क्या देगा ये एरिया। अगर मैं ये वाला एरिया लिखता हूं, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना हो गया +20, और ये वाला एरिया हो जाएगा -20, निकालने की भी जरूरत नहीं है, गुड। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 0, 20 + 20 करेंगे, 20 - 20 करेंगे, क्या आएगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0। और अगर डिस्टेंस की बात करूं मैं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 मीटर्स, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूं। पहला ग्राफ हो गया, क्लियर हुआ सभी को, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, सबकी बातें हो गई, ठीक है। दूसरा ग्राफ हमें किसका बनाना है, देखो दूसरा ग्राफ बनाना है बच्चों एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। चलो देखते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, गैस करो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, बहुत सिंपल बनेगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत सिंपल है, गुड 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 बेटा। हाँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इसकी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है बच्चों, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कितनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितनी होती है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इसका जो एटी ग्राफ बनेगा वो बहुत सिंपल होगा, मतलब वो सिर्फ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगा। कितने सेकंड्स तक बनाएंगे उसको, 4 सेकंड्स तक, क्योंकि 4 सेकंड्स के बाद तो मोशन उसका स्टॉप हो गया। सिंपल, देखो सिंपल, सबसे सिंपल ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बच्चों मेरे को बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एटी ग्राफ, बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है भाई, कोई मिलती है या नहीं, या सिर्फ वो एक्सेलरेशन ही बताता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, जेई में आ रखा है, ठीक है, वो एटी ग्राफ पे पूछ रखा है, वो भी मैं इसके पैरेलल ही करवाऊंगा। पहले आप मेरे को यहां बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। बच्चों एक इंफॉर्मेशन मिलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि एरिया अंडर द एटी ग्राफ, एरिया अंडर द एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives us, now gives us, yes, very good, change in velocity. It gives us change in velocity, ये बात है, change in velocity, ठीक है। तो change in velocity मिलता है, ना कि velocity मिलता है, ठीक है। तो अगर बच्चों देखो जैसे यहां पे मैं बात करूं इस एरिया की, ये एरिया कितना है, ये एक रेक्टेंगल बन रही है ना, इस रेक्टेंगल का क्या एरिया होगा -10 इंटू 4 डेट इज -40, है ना। चेंज इन वेलोसिटी कैसे मिलती है, देख बेटा dv/dt क्या होता है a, है ना, तो क्या लिखेगा dv बराबर हो जाएगा किसके, a dt के, ये ले इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ। इंटीग्रल a dt का मतलब होता है कि तू एरिया और टाइम के ग्राफ का एरिया ले रहा है,
सॉरी एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया कंसीडर कर रहा है। अगर तो इंटीग्रेट कर रहा है किसको, एक्सेलरेशन और टाइम को, है ना। जैसे देख हम लोग लिखते थे dx बाई डी टी इक्वल्स टू वी, लिखते थे ना, और फिर ऐसे लिखते थे dx का इंटीग्रल बराबर है इंटीग्रल v dt। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देता था डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी। गॉट इट। तो तू इससे रिलेट कर ले बच्चे, dx बाई डी टी इक्वल्स टू v होता है, सिमिलरली dv बाई डी टी a होता है। तो दोनों को रिलेट करके देख, हमें एरिया जो है वो चेंज इन वेलोसिटी तो देगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी आई हमारे पास 40 मीटर्स पर सेकेंड। क्या इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या -40 मीटर्स पर सेकेंड आनी चाहिए थी? जरा मैं मोशन पे जाता हूं बॉल के, ये रहा बॉल का मोशन। शुरू में बच्चों वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, शुरू में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? u इनिशियल वेक्टर इज 20 j कैप। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? बताएगा कोई बच्चा मेरे को, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? अगर शुरू में इट इज +20 j कैप, इट इज -20 j कैप, और अगर आप डेल्टा यू निकालेंगे, डेल्टा यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा -20 -40 j कैप। ये लो जी, प्रूव हो गया ना। जो ग्राफ का एरिया था वो कितना था, -40। ये लो देख लिया हमने, -40 तो आ रही है स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी -40 आ रही है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें, चेंज इन वेलोसिटी। गॉट इट, चेंज इन वेलोसिटी। ये लो प्रूफ भी हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अब तीसरा ग्राफ बनाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया, है ना। चेंज इन वेलोसिटी देता है तो कोई भी 80 ग्राफ होगा उसका एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, तीसरा ग्राफ हमें बनाना था बच्चों। देखो क्या क्या डन हो गया, वीटी ग्राफ डन हो गया, 80 ग्राफ डन हो गया। तीसरा ग्राफ क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, पहले मैं काम करता हूं, पहले मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाता हूं, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के दिखाता हूं। ठीक है, पहले मैं स्पीड बना लेता हूं, स्पीड टाइम ग्राफ। अब बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ में देखो शुरू में स्पीड कितनी थी, 20। तो 20 से पहले क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। शुरू में स्पीड 20 थी, अब कितनी हो गई, 0। कितने सेकंड्स पे, 2 सेकंड्स पे, हमें पता है। अगर मैं इसके बिल्कुल बगल में ना वीटी ग्राफ बनाऊं, तो मैं आपको ना इसके बीच में अंतर बताता हूं क्या होता है। ये जो वीटी ग्राफ था हमने जो इसका बनाया था, वो बिल्कुल सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और ऐसे नीचे तक गया था। बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, अब आप स्पीड में ये नेगेटिव वाला पार्ट एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते। तो स्पीड वाले में क्या होता है, ये नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव वाले पार्ट में चला जाता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में ये इस तरीके का बन जाएगा। ये रहेगा स्पीड टाइम और ये रहेगा वेलोसिटी टाइम। ठीक है, और ये वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि स्पीड तो 20 मीटर्स पर सेकेंड ही थी जब बॉल वापस आ गई थी। ठीक है, तो स्पीड टाइम में क्या डिफरेंस है वेलोसिटी टाइम से? वेलोसिटी टाइम वाला ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ रह सकता है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यू ले सकती है, लेकिन स्पीड नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, तो उसको ऊपर की तरफ ही रहना है। समझ में आया बच्चों? गॉट इट? सो दिस इज स्पीड टाइम। देख लीजिए ये वेलोसिटी टाइम है, कंपेयर कर लीजिए बच्चों। ठीक है, स्पीड टाइम सिंपल था, कर लिया। अब आते हैं किस पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। ध्यान से देखना, अब मैं यहां बनाता हूं कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, वर्ड देखना, डिस्टेंस। ठीक है, चलो बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए हमेशा पहली चीज ये याद रखिए कि जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब आप बनाओगे तो आप ये याद रखिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देता है। क्या देता है? स्पीड। ठीक है, मैं पहले यहां पे कंसेप्ट लिख देता हूं। कंसेप्ट ये है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। तो यार अगर स्लोप हमें स्पीड दे रहा है ना, तो स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पहला पॉइंट, पहला कंसेप्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्लोप
कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी, स्लोप कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब सुनो, जब बॉल ऊपर जा रही थी तब उसकी स्पीड पहले 20 थी, धीरे धीरे उसकी स्पीड 0 हो गई। तो आपको अब एक ऐसी कर्व सोचनी है, ठीक है, आपको एक ऐसी कर्व सोचनी है जिस कर्व का स्लोप पहले डिक्रीज करे लेकिन पॉजिटिव रहे, स्लोप पॉजिटिव रहे लेकिन डिक्रीज करे साथ ही साथ। ठीक है, तो मैं बच्चों आपको दो ऑप्शंस देता हूं, दो कर्व्स बनाता हूं। ठीक है, दो कर्व्स बनाता हूं, आप बताना कौन सी कर्व सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ये, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है ये। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। फर्स्ट सही रहेगा, सेकंड नहीं सही रहेगा। अब सुनो उसका रीजन, सुनो बेटा, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड, यस, हाँ सॉरी, सेकंड सही रहेगा, सेकंड सही रहेगा। नीरज तेरा आंसर गलत है, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट बाद में आएगा, फर्स्ट बताता हूं बाद में आएगा, सेकंड आएगा, बाकी सारे सही हैं। नहीं दानिश, सेकंड, सेकंड। सुनो कैसे, सेकंड इसलिए क्योंकि अगर हम स्लोप देखेंगे कर्व सेकंड का, तो सेकंड कर्व पे अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो और आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं स्लोप की जो वैल्यू है, मतलब स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीजिंग है। अगर ये θ1 एंगल है और ये θ2 एंगल है तो θ2 θ1 से कम है, इसका मतलब स्लोप कम हो रहा है। अगर स्लोप कम हो रहा है तो मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको ऐसे विजुलाइज भी कर सकते हो, ये आप ये सोच लिया करो कि ये कोई एक रास्ता है जिस रास्ते पे आपको चलना है। तो बच्चों इस चढ़ाई पे जब आप चलोगे तब धीरे धीरे आपकी एफर्ट कम होगी। सोच के देखो, अगर आपको याद रखना है, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना, तो ये सोचो इन दोनों चढ़ाइयों पे चढ़ना है आपको। अगर आप सेकंड वाला पाथ लोगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका एफर्ट कम होगा। उसका रीजन है बच्चों के स्लोप कम हो रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट पाथ पे चलोगे तो आपका एफर्ट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो आप कौन सा पाथ लेंगे यहां पे? सेकंड। ठीक है, सेकंड क्यों? क्योंकि सेकंड में स्लोप कम हो रहा है तो स्पीड कम हो रही थी शुरू में, है ना। तो सेकंड को एक्सेप्ट करते हैं। तो पहले जो ग्राफ में कर्व बनेगी वो कौन सी बनेगी? सेकंड वाली। ठीक है, चलो डिसाइड कर ली हमने। अब आ गई बनाने की बारी। ये लो, ये बना देता हूं मैं, पहले ये बन गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये वैल्यू कितनी होगी? 2 सेकेंड्स। और ये वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट कितनी कवर कर ली थी बॉल ने? देखो, मैक्सिमम हाइट कवर की थी 20 मीटर्स, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी 20 मीटर्स। गॉट इट? अब बच्चों 2 सेकेंड्स के बाद की बारी। अब ये आप ध्यान रखिए, ये डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस। तो स्लोप नेगेटिव नहीं हो सकता। अब स्पीड जो है, आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो। बॉल भले ही नीचे आ रही है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन उसकी स्पीड अब इंक्रीजिंग है। अब सोचो एक ऐसी चढ़ाई जिसपे आप जब चढ़ोगे तब आपकी एफर्ट ज्यादा लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट वुड बी दिस। सही है या नहीं? है ना। और इसको थोड़ा सा मैं छोटा बना देता हूं, कुछ इस तरीके से। और बच्चों ये वैल्यू जरा बताओ कितनी होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी? ये होगी, मोशन खत्म हो गया, 4 सेकेंड्स, और ये वाली वैल्यू होगी 40 मीटर्स। फर्स्ट वाला, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा बच्चों ये कंसेप्ट याद रखिए, स्लोप कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। स्लोप कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कर रहा हूं, देख, अगर तू यहां से यहां तक जा रहा है ना, 2 से 4 सेकंड्स तक जा रहा है, तू बॉल के मोशन को देख बच्चे। यहां पे बॉल यहां पहुंच गई थी, यहां से लेके यहां तक तो हमने प्लॉट कर लिया था। अब बच्चे जब ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब ये बॉल गिरेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? पहले ये सोच। जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी ना, है ना। 0 से इंक्रीज करेगी। तो बच्चे जब 0 से इंक्रीज कर रही है तेरी स्पीड, तो तेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कोई एक ऐसा कर्व होना चाहिए, एक ऐसा कर्व होना चाहिए जिसका स्लोप इंक्रीज करे। यस, जिसका स्लोप, अब तू सोच, स्लोप इसका इंक्रीजिंग नहीं है। तू इस पे चढ़ के देख, जरा इस पे चढ़ के देख,
सोच ये रास्ता है, इस रास्ते पे चढ़, तो धीरे धीरे तेरे को ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप बढ़ रहा है। और इस रास्ते पे चढ़ के देख जरा, इमेजिन कर ले ये कर्व है, एक सड़क है और हम पैदल चल रहे हैं। तो जब हम इस पे चढ़ेंगे तब हमारी एफर्ट धीरे धीरे कम लगेगी, मतलब इसका स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है। और जब इस पे चढ़ेंगे तो हमारी एफर्ट धीरे धीरे ज्यादा लगेगी, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रास्ता बना के ही सोच लिया करो बच्चों, ऑप्शंस में जो ग्राफ दे रखे हैं ना उस पर चल के देख लिया करो, पता चल जाएगा स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सिंपल सी बात है। कर्व है ना, कर्व को रास्ता मान लो, उस पर चलना स्टार्ट कर दो। जैसे देखो, अगर मान लो मैं कोई ग्राफ ऐसा बनाता हूं, ये बनाया मैंने ग्राफ सीधा हॉरिजॉन्टल, इस पे जब चलेंगे तो क्या हमारी एफर्ट में कोई फर्क पड़ेगा? क्या हमारी एफर्ट में कोई फर्क पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन पे आप चल रहे हो, सेम एफर्ट लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, तो स्लोप क्या है? जीरो। समझ में आया? स्लोप की फील लेनी है ना बच्चों, स्लोप की अगर आपको फील लेनी है दिमाग में, तो आप हमेशा वो कर्व पे चढ़ के देखो, विजुलाइज करो अपने आप को कि आप उस पे रन कर रहे हो, उस पे वॉक कर रहे हो, आपको स्लोप की फील आ जाएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो बच्चों ये ड्रॉ हो गए ग्राफ अपने, है ना, क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, अब मैं आपको ना एक प्रीवियस ईयर का सवाल करवाता हूं, मेरे को बहुत सही लगता है वो सवाल। ठीक है, और मेरे को ऐसा भी लगता है कि वो रिपीट भी हो सकता है कभी किसी ना किसी एग्जाम में। सिंपल है यार, स्लोप बढ़ना चाहिए बाद में, बस क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, जब ऊपर से बॉल नीचे आ रही है स्पीड बढ़ रही है, तो स्लोप बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो हो गया बच्चों, ये है वो सवाल। ये आ रखा है मेंस में भी ये मेंस में आ रखा है। देखो क्या कह रहा है सवाल, पहले मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं एक बार, है ना, फिर ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अजीब मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें ट्रिक क्या है वो बता रहा हूं। ठीक है, पहले आप सवाल समझ लो क्या है। ये कह रहा है बच्चे के एक बॉल है, उसको हमने डी हाइट से ड्रॉप किया, एक बॉल को हमने डी हाइट से ड्रॉप किया। तो कह रहा है कि आप जब ग्राफ बनाओ तो आप ग्राफ बनाओ वेलोसिटी वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड में। मतलब जब मान लो बॉल कहीं यहां पे पहुंचेगी तो उसकी हाइट मान लो ग्राउंड से है y, तो आप इस y को रखो x पे और y एक्सिस पे रखो वेलोसिटी को, तो आप इस y और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर इसने ये कहा है कि जब ये बॉल गिर के ये जब उठी तो ये सिर्फ d/2 चल पाई, मतलब कोई एनर्जी का लॉस हो गया होगा, कोलिजन में एनर्जी का लॉस हो गया होगा। तो जब ये बॉल गिरी, टप्पा खाया इसने, जब ये गिरी जमीन पे, गिरने के बाद इसने कुछ एनर्जी का लॉस किया और लॉस के बाद ये सिर्फ हाफ ऑफ द डी उठ पाई। ठीक है, तो कह रहा है कि वेलोसिटी वर्सेस y मतलब हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है, y मतलब क्या है? हाइट फ्रॉम द ग्राउंड के बीच में ग्राफ बनाओ। इसने 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, आप एग्जैक्ट ग्राफ बना के दिखाओ मेरे को, क्या बनेगा इसका ग्राफ? वेलोसिटी वर्सेस y। सो द फर्स्ट टाइम वी आर नॉट टेकिंग टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, वी आर टेकिंग डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। वी आर नॉट टेकिंग टाइम, वी आर टेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसी वजह से मेरे को अच्छा लगता है ये सवाल ग्राफ में। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे इसमें फंसेंगे अगर ये सवाल आया, है ना, क्योंकि उनको आदत होती है टाइम, उनको दिखता है बस एक्स एक्सिस पे टाइम, लेकिन यहां पे एक्स एक्सिस पे क्या आ गया? डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो उलझ जाते हैं, है ना। हमें लगता है यार एकदम से टाइम की जगह ये डिस्टेंस क्यों पूछ लिया इसने, टाइम होता तो मैं ऐसे बता देता, है ना, लेकिन यहां पे टाइम की जगह डिस्टेंस है। करवाऊं? चलो देखो बच्चों, बॉल का मोशन समझते हैं प्रॉपर। मैं पहले ये डिफाइन करता हूं कि जब बॉल का मोशन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है ना, मान लो बॉल कहीं हवा में यहां पे पहुंची और उसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है बच्चों y, तो मेरे को एक फॉर्मूला तो पता है, आई होप आप सभी को पता होगा। ये बॉल ने कितना हाइट कवर किया? इसने कवर किया d-y। तो बच्चों इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी होती है √2gh, √2gh। h क्या होता है? h होती है ये वाली हाइट। अब ये वाली हाइट क्या होगी? d-y। याद करो, √2gh, अगर हम h हाइट से ड्रॉप करते थे, वो चीज जब नीचे आती थी उसकी स्पीड होती थी √2gh। सिमिलरली यहां पे √2gh, h मतलब ये वाली हाइट, d-y। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गई बच्चों √2g इंटू d-y, है ना। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं। क्या कर देता हूं? स्क्वायरिंग। तो मेरे पास आ जाएगा v² इक्वल्स टू 2gd माइनस 2gy, ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब
मेरे को ग्राफ जो बनाना है वो बनाना है बच्चों वेलोसिटी वर्सेस वाई में। किसमें बनाना है? वेलोसिटी वर्सेस वाई में। ठीक है, अब ये इक्वेशन देख के शायद आपका दिमाग उलझ गया होगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, उधर वाई है ना। तो पहले तो एक काम करता हूं मैं, मेरे पास ये इक्वेशन है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gd माइनस 2gy, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इसको वही टर्मिनोलॉजी में लेके आता हूं जो हम बचपन से यूज करते आए, क्योंकि मेरे को ग्राफ में y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी को रखना है और x एक्सिस के अलोंग हाइट को रखना है y। ठीक है, उसको आप h भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन y भी चलेगा। ठीक है, तो बच्चों मैं y को लिख देता हूं, v को लिख देता हूं y स्क्वायर इक्वल्स टू 2gd माइनस 2gx, ऐसे लिख दूं, क्योंकि यार बचपन से करते आए ना ऐसे कि जो भी चीज इसके अलोंग है उसको y बोलते थे और जो भी चीज इसके अलोंग है उसको x बोलते थे। तो मैंने उसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। गुड, पैराबोला। कौन सा पैराबोला? सोच जरा नीरज, कौन सा पैराबोला? पैराबोला दो तरह के होते हैं, अभी बता रहा हूं कौन सा पैराबोला होगा। देख, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो पैराबोला में एक तो बच्चों ये होता है, ये होता है आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। एक बच्चों ये होता है, ये आपका होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। एक होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 4ax, वो ऐसे कुछ बनता है। एक होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, वो ऐसे इन्वर्टेड सा कुछ बनता है। ठीक है, तो अब हमें ना ये वाला हटा दें, क्योंकि ये तो अब अगर ऊपर देखें हम लोग, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 2g, तो x का कोएफिशिएंट यहां पे नेगेटिव है, तो मैं ये वाला ग्राफ हटा देता हूं, क्योंकि इसका तो अभी कोई काम नहीं है। मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए, है ना। कर्व का आइडिया मिल गया। अब आपको ज्यादा मैथ्स में नहीं घुसना है इसके, ये क्वेश्चन मैथ्स में नहीं आया, फिजिक्स में आया। अब थोड़ी सी फिजिक्स भी लगाओ। देखो, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? 0, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है। शुरू में वेलोसिटी 0 थी, मतलब कहीं ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ होगा। जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, है ना, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 2gd, मतलब अंडर रूट ऑफ 2gd का मतलब है मैक्सिमम होगी जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये कर्व आएगी एक 0 से y तक। अब चूज कर लो इन दोनों में से कौन सी कर्व होगी, ये वाली या ये वाली, फर्स्ट या सेकंड। सोच के देखो कौन सी होगी, फर्स्ट। अब बच्चों इसमें ना वेलोसिटी हमें पॉजिटिव दिख रही है। क्या दिख रही है? पॉजिटिव। स्टार्ट वो भली 0 से हुई है, लेकिन इस ग्राफ में दिक्कत क्या है कि वो हमें पॉजिटिव दिख रही है। तो मैं एक चीज यहां पे मेंशन कर देता हूं कि नीचे की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है जी, नीचे की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। ये चीज मैं मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, चलो, अब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अब सुनो, अब बॉल ऊपर उठी जब, है ना, तो ये ग्राफ ओके हो गया अपना, है ना, पहला ये हो गया। अब सुनो, अब जब बॉल ऊपर उठी, उसने कोलिजन किया, अब जब ऊपर उठी बच्चों, वो सिर्फ जा पाई कितनी हाइट तक? वो जा पाई सिर्फ d/2 की हाइट तक, क्योंकि कोलिजन में एनर्जी का लॉस हो गया होगा। ठीक है, तो अब वेलोसिटी जो है वो पहले तो एक कम वैल्यू से स्टार्ट होगी, है ना, नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों भाई? नेगेटिव क्यों? क्योंकि अब ये बॉल कैसे मूव कर रही है? अब ये बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ऊपर की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूं। मेरी कन्वेंशन है, मैं चूज कर रहा हूं ऊपर की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूं। तो अब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो नेगेटिव से स्टार्ट हुई, है ना। वो जो स्टार्ट होगा वो यहां कहीं से होगा। ठीक है, और बच्चों अगर ये होगा, अगर देखो यहां पे वेलोसिटी कितनी है ना। अब देखो यहां पे, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया। समझ में आई बात? यहां पे बच्चों फिर से उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट? चलो बढ़े आगे अब। ठीक है, इसमें कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कंसेप्ट लिख देता हूं। कंसेप्ट ये है कि कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कन्वेंशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एरो भी बना देना और इसको लिख देना अंडर रूट ऑफ 2gd
ये लेंथ कम होगी, ये होगी √2g/2। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। ठीक है बच्चों, क्लियर? कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, किस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो, वो इस क्वेश्चन में मैंने आपको खुली छूट दे दी, लेकिन एग्जाम में एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ग्राफ बच्चों यहां पे देखो कर्व बन रहा है, वेलोसिटी वर्सेस एक्स, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस, हाइट में ग्राफ कर्व बन रहा है। पहली बार बना है, टाइम वाला जो हमने किया था उसमें स्ट्रेट लाइन बनता था, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, लेकिन यहां पे ग्राफ कर्व बन रहा है। इनफैक्ट इस कर्व का नाम क्या है भाई? इस कर्व का नाम क्या है? पैराबोला। क्या नाम है बच्चों इसका? पैराबोला। यहां पे ना वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। तो जब बच्चे तूने ऊपर से छोड़ी थी बॉल, ये ले, जब तूने यहां से छोड़ी थी बॉल तो ऐसे गिरी थी ना, तो यहां तेरी वेलोसिटी कितनी थी? जब तूने बॉल को छोड़ा था वेलोसिटी कितनी थी चैतन्या? जब तूने बॉल को छोड़ा था वेलोसिटी कितनी थी? जब हम छोड़ते हैं बॉल को ऊपर से तो वेलोसिटी कितनी होती है? बस मिल गया आंसर। तो ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा। अब आ गया अपना फेवरेट टॉपिक सभी का, कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मोस्टली हम सबका फेवरेट है या नहीं? बताओ भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन फेवरेट है सभी का? सभी को कॉन्फिडेंस है प्रोजेक्टाइल मोशन में? प्रोजेक्टाइल मोशन इजी लगता होगा, है ना, सिंपल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ खास है नहीं उसमें। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं करूंगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जामिनर कहां फंसाएगा। ठीक है, वो बातें मैं करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक सुंदर सा प्रोजेक्टाइल मोशन बना देता हूं ताकि हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन बिना प्रोजेक्टाइल के तो होगा नहीं। ये लो जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये मैंने बना दिया। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, बॉल नीचे थोड़ी जाएगी। बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया, ऐसे गई, यहां आ गई बच्चों। ठीक है जी, जिस स्पीड से हमने उसको प्रोजेक्ट किया था वो है u, और ये एंगल है थीटा। हाँ, तो ये u है, ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है अपना y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? शायद आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ये अप्रोच पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन मेरी बच्चों ये पर्सनल फेवरेट अप्रोच है। और अगर आप मेरी इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो प्रोजेक्टाइल में जो कॉम्प्लेक्स चीजें, जो कॉम्प्लेक्स केस बनते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। मेरी क्या अप्रोच है देखो, मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। कोई भी प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम होगी, प्रोजेक्टाइल वो इंक्लाइन पे खड़े होके फेंकेगा, ग्राउंड पे खड़े होके फेंकेगा, किसी टावर पे खड़े होके फेंक रहा है, कहीं पे भी खड़ा होके वो प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या है? ब्रेक द मोशन इन टू सेपरेट वन डायमेंशनल मोशंस। मतलब मोशन को दो सेपरेट डायमेंशंस में वो कर लो, अलग अलग कर लो। मतलब y एक्सिस में अलग और x एक्सिस में अलग। ठीक है, सॉल्व बोथ द मोशंस सेपरेटली। दोनों मोशंस को अलग अलग सॉल्व करो और फिर अलग अलग सॉल्व करके कनेक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को, टाइम को एलिमिनेट करके, क्योंकि टाइम जो होगा वो कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूं मेरे क्या स्टेप्स हैं। मेरे स्टेप्स ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ईच मोशन पैरामीटर in x-axis and y-axis separately। ठीक है, x-axis और y-axis separately। ठीक है, अब यहां पे ये एग्जांपल है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। किसकी है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की है बच्चों। ठीक है, मैं यहां पे हर चीज को ब्रेक कर रहा हूं, जरा देखना और कहीं भी डाउट हो पूछना। सबसे पहले मैं ब्रेक कर रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी को। मैं इनिशियल वेलोसिटी को पहले ब्रेक करूंगा किसमें? x में, फिर करूंगा y में।
तो इनिशियल वेलोसिटी का बच्चों एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और y के साथ बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो वो हो जाएगा u sin थीटा। ये मैंने इनिशियल वेलोसिटी को पहले ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद जब भी कहीं पे भी बॉल हवा में होगी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हमेशा डाउनवर्ड्स जी, हमेशा डाउनवर्ड होगी। और कितनी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो बच्चे एक्सेलरेशन इन x तो जीरो है, क्यों भाई, क्योंकि x में कोई फोर्स ही नहीं है। और y में कितनी है, माइनस जी, y में कितनी है, माइनस जी, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड है, ठीक है। ux uy ax ay, गॉट इट, ठीक है। अब बच्चे जब बॉल ने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे अपने मोशन को एंड किया, तो मेरे को एक और पैरामीटर लिखना है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन कितना होगा, देखो अगर बॉल यहां से स्टार्ट कर रही है तो यहां पे उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो था, जब बॉल यहां पहुंची यहां पे भी जीरो ही है ना। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। तो जब बॉल जीरो से जीरो तक पहुंच गई तो वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, जीरो। दिख रहा है साफ साफ, डायग्राम से दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा डायग्राम से दिख जाएगा। तो वाई में बॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि जिस लेवल से बॉल ने स्टार्ट किया उसी लेवल पे बॉल आके गिरी, तो वाई में उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस भी मेरे को डायग्राम में दिख रहा है बच्चों। ये जो लेंथ है जिसको आप लोग रेंज बोलते हो, ये बेसिकली क्या है, ये लेंथ क्या है, रेंज। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स एक्सिस। ये लो जी, ये ब्रेक हो गया। इसको कह रहा हूं मैं पहला स्टेप, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। break each parameter of the motion in x axis and y axis separately। कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, either it is from ground to ground or projectile over the incline or projectile from a tower, कोई भी तरह का प्रोजेक्टाइल हो, always break each motion parameter in x and y separately। हां, एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो साइन, बच्चों साइन में गलती होती है। साइन देखो मैंने यहां पे माइनस जी लिखा है, माइनस जी लिखना है आपको, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको यह ध्यान रखना है कि एंगल कहां से दे रखा है, कंपोनेंट में मत उलझ जाना, ठीक है। जैसे एक शॉर्ट, एक चलो आगे बताता हूं, ठीक है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप है राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन इन बोथ द डायरेक्शंस, इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। देखो बच्चों ये हमने ब्रेक कर लिया, है ना। अब आप क्या करोगे ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो आप दोनों डायरेक्शंस में लगाएंगे। कैसे, मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे मैं पहले लगाता हूं, वी एक्स इज यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ये मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, एक्स और वाई सेपरेटली। सेकंड क्या होगी, एस एक्स इधर आ जाएगा बच्चों एस वाई, यहां पे आ जाएगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यहां आ जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको भी आप ब्रेक कर लीजिए। देखो बच्चों तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, तुम्हें आती हैं फिर भी बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम भी मेरे साथ साथ अपने नोट्स में लिखो। देखो मैंने एक्स और वाई में ब्रेक किया है, मैंने तीनों इक्वेशंस को एक्स और वाई में ब्रेक किया है, और आपको भी ये करना है, ठीक है। एक बार ब्रेकेज हो गई, फिर आपने जो पैरामीटर्स लिखे थे वो सारे पैरामीटर्स एक एक करके पुट करने हैं इन इक्वेशंस में, आपके पास रिजल्ट्स आते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बताओ बच्चों, कमेंट्स में बताना जो चीजें मैं पूछ रहा हूं। मान लो ये एक टावर है, h हाइट है इसकी, एक बॉल मैंने प्रोजेक्ट की, ये एंगल है थीटा, ठीक है। बॉल ने ऐसा कुछ मोशन दिखाया, ठीक है। मेरे को बताओ बच्चों एस वाई बताओ, एक तो क्या होगा, यू एक्स और यू वाई बताओ क्या होगा, ए एक्स बताओ क्या होगा, और ए वाई बताओ क्या होगा। बताओ बच्चों फटाफट, शाबाश। एस वाई है माइनस एच, मैच करो जरा जो जो तुम लोगों ने सोचा था। चलो देखो 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 मैं बताता हूं। सबसे पहले तो देखो मैं एस वाई बताता हूं, यहां से बॉल ने स्टार्ट किया इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई बॉल की उसका अगर मैं वेक्टर बनाऊं,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल का मैं अगर वेक्टर बनाऊं बच्चों तो वो कुछ इस तरीके का वेक्टर है एंड इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहां पे माइनस एच आएगा, माइनस एच क्लियर हुआ, ठीक है, माइनस एच आएगा। उसके बाद यूएक्स, बच्चों इस यूएक्स के कंपोनेंट जब हम लेंगे, ये हमारा यू है और ये एंगल थीटा दे रखा है विद द वाई एक्सिस दे रखा है, एंगल थीटा विद द वाई एक्सिस दे रखा है। तो जब आप वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा जिस एक्सिस के साथ थीटा होता है ना बच्चों, उसके साथ कंपोनेंट कॉस वाला होता है। तो वाई एक्सिस के साथ वाला कॉस होगा, मतलब यू वाई होगा यू कॉस थीटा और फिर यू एक्स हो जाएगा अपना यू साइन थीटा। यही छोटे मोटे चेंज है यार जो एग्जामिनर करेगा। थीटा को हॉरिजॉन्टल से नहीं देगा, थीटा को वर्टिकल से दे देगा और क्वेश्चन सारा बदल गया। देखो यू एक्स हो गया अपना यू साइन थीटा और यू वाई अपना हो गया यू कॉस थीटा, बदल गया। देखो आ गया ट्विस्ट, ठीक है। ए एक्स 0, ए वाई माइनस जी, पता है हमें एक्सेलरेशन एक्स में तो 0 ही होगी, वाई में कितनी होगी माइनस जी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड और माइनस जी। फॉर्मूले तो मैं तुम्हें चुटकी में बता दूंगा, ये फॉर्मूले होते हैं, तुम लिखना सीख लो पहले, ठीक है, पैरामीटर्स को। ये बताना जरा, अब ध्यान रखना भाई, ठीक है, ध्यान से बताना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना बच्चे, ध्यान से। ये है तेरा u, डायग्राम देख लियो ध्यान से, ये अल्फा है तेरा, ठीक है, और मैं y एक्सिस और x एक्सिस अपनी मर्जी से बना रहा हूं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। बॉल गई ऐसे ऐसे पटकी कहीं पे, मेरे को बताओ एस वाई है ना, यू वाई यू एक्स ए वाई ए एक्स, बताओ जरा, ध्यान से देख लो डायग्राम पहले। ये है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल ओवर द इंक्लाइन। इसमें अगर तुमने पैरामीटर्स ढंग से लिख लिए तुम्हारा क्वेश्चन हो गया बस, फिर उसमें कुछ नहीं बचा, ढंग से, लेकिन ढंग से, विद द साइन एंड विद स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एंगल, राइट वैल्यूज ऑफ एंगल। चलो चलो बताता हूं बच्चों, देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं एस वाई। तो अब ना देखो यार, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की ओरिएंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है जो नॉर्मल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होती है। नॉर्मली वाई एक्सिस इस ऐसे बनाते हैं और एक्स एक्सिस ऐसे बनाते हैं, लेकिन यहां पे वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है और एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन है। तो मैं यहां पे लिख भी सकता हूं, इट इज अलोंग द इंक्लाइन, इट इज अलोंग द इंक्लाइन एंड दिस वाई एक्सिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है यार। तो ये थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट है और इसी ट्विस्ट का ही मजा है यहां पे, ठीक है। अब सही लिख रहा है नीरज ने सही, थीटा अल्फा देख ले भाई, थीटा अल्फा है ना। चलो मैं बता ही रहा हूं। तो बच्चे देख, अगर यहां से स्टार्ट करके वो यहां पे गिरा तो यार उसने वाई में तो कोई डिस्प्लेसमेंट की नहीं ना, तो एस वाई उसका हो जाएगा 0, ठीक है। फिर आता हूं मैं इनिशियल वेलोसिटी पे। तो इनिशियल वेलोसिटी को आप देखो, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो वो हो जाएगा u cos अल्फा और y एक्सिस के साथ हो जाएगा u sin अल्फा। बचा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का ट्विस्ट है यहां पे। एक्सेलरेशन का ट्विस्ट क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा सोच के देखो, अगर ये एंगल थीटा बच्चों, ये एंगल हो जाएगा 90, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो g के दो कंपोनेंट्स हम लेते हैं, एनएलएम में भी लेते थे, यहां पे भी ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट आएगा g sin थीटा और ये वाला होगा g cos थीटा, ठीक है। तो बच्चों देखो, एक्सेलरेशन इन द x माइनस g sin थीटा हो जाएगी। क्यों भाई माइनस g sin थीटा? क्यों माइनस क्यों हुआ? देखो x एक्सिस मैंने इस तरफ पॉजिटिव ली थी और g sin थीटा इस तरफ आ रहा है, तो वो उसके ऑपोजिट आ रहा है, तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन इन द y हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा। ये हो गए बच्चों वेरिएबल्स, देख लो, मैच करो अपने आंसर्स, क्या ये आंसर्स आए थे तुम्हारे? तो यहां पे ट्विस्ट ये है कि एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई में, और इन कंपोनेंट्स को हमें प्रॉपर देखना है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है या उसके ऑपोजिट हैं। एज यू कैन सी दे आर ऑपोजिट टू रिस्पेक्टिव एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, दैट इज वाई। तो बच्चों ये चेंज होगा और ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको प्रोजेक्टाइल ओवर द इंक्लाइन करवाऊंगा, ये चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज अभी आपको बता दी मैंने, ठीक है, समझ में आई। तो 3 तरह के प्रोजेक्टाइल पॉसिबल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला ये सबसे सस्ता, सबसे सस्ता का मतलब है ग्राउंड टू ग्राउंड, ये सबसे सस्ता प्रोजेक्टाइल है, इस पे सवाल बहुत सिंपल बनता है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड है, ठीक है।
थोड़ा सा महंगा होता है अपना टावर वाला, टावर से अगर प्रोजेक्ट कर दें थोड़ा सा आप कह दो ज्यादा महंगा है, ठीक है, और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है ये। इसमें क्या हो रहा है कि इंक्लाइन के ऊपर प्रोजेक्टाइल हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। हां, तो अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या क्या पैरामीटर्स हैं? चलो ग्राउंड टू ग्राउंड है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला कौन सा था? सबसे चिंदी प्रोजेक्टाइल जो है, लेकिन सबसे चिंदी भी कई बार बड़ा खतरनाक साबित होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कई बार सबसे चिंदी प्रोजेक्टाइल से सबसे खतरनाक क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से देख लो भाई, मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं सारी, ठीक है। तो पहला पैरामीटर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय जी। दूसरा पैरामीटर होता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पैरामीटर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तीसरा पैरामीटर होता है बच्चे रेंज। रेंज होता है u स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। ये एक तरीका है इन तीनों फॉर्मूलास को याद रखने का, बट मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा तरीका, वो ये तरीका नहीं है, वो मेरा तरीका है, और वो तरीका सबसे कामयाब है, ठीक है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है, आप इसको ऐसे लिखिए, 2 इंटू यू वाई बाय ए वाई। समझ के लिखो, व्हाट इज यू साइन थीटा? यू साइन थीटा वॉज द कॉम्पोनेंट ऑफ यू इन द वाई डायरेक्शन। ये था तुम्हारा यू, ये एंगल था थीटा बच्चे, ये कंपोनेंट तेरा u sin थीटा था और ये कंपोनेंट तेरा u cos थीटा था। तो तेरा जो u sin थीटा है वो y एक्सिस वाला कंपोनेंट है, तो तेरे को ये लिखना पड़ेगा। आ रहा हूं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे भी आ रहा हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे लिखना है पहले, फिर h max को लिखना है हमें, देखो h max को मैं लिखूंगा uy का स्क्वायर बाय 2 इंटू ए वाई मतलब एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, है ना। फिर आता है बच्चों रेंज। देखो रेंज को क्या लिखूंगा, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। कैसे लिखा मैंने? अगर मैं रेंज को थोड़ा यहां पे इसका फॉर्मूला लगा दूं, रेंज का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो बच्चे मैंने क्या किया, मैंने यू स्क्वायर के दो टुकड़े कर लिए, यू और u दे दिया साइन को, एक u दे दिया कॉस को। u साइन थीटा हो गया u वाई, u कॉस थीटा हो गया u एक्स, ठीक है। ऐसा मैं क्यों लिखना चाह रहा हूं? क्योंकि कई बार ना सवाल ऐसा आता है यार, वो कहता है, वो डायग्राम वायग्राम नहीं देगा, वो ये कहेगा कि तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है 4i कैप प्लस 6j कैप। कर दो जी सॉल्व सारी चीजें। कई बार क्या आएगा, वो क्वेश्चन तुम्हें क्या देगा, वो कहेगा कि जो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ना, जो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो ये है। अब देखो यार, इसमें तुम देखते ही बोल दो कि तुम्हारा 4 क्या है ux और तुम्हारा 6 क्या है uy। अब तुम्हें फॉर्मूले ux और uy की टर्म्स में याद हैं, पुट करो, आंसर निकालो, आगे बढ़ो। ऐसा सवाल बहुत बार देखा है मैंने, वरना तुम तो पागल हो जाओगे। पहले तुम u का मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर तुम एंगल निकालोगे, कॉस थीटा साइन थीटा, इसी में दिमाग खराब हो जाएगा, फिर क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, क्वेश्चन ही छोड़ दोगे तुम कहोगे यार मैं साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालता हूं, मैं भूल गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता था। तो वो ट्रेजेडी ना हो तुम्हारे साथ, इसलिए अगर ऐसी फॉर्मेट में तुम्हें यू दे रखा है तो सीधा इन फॉर्मूलाज में पुट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ यू एक्स यू वाई। क्लियर है भाई? ये पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले कुछ केसेस बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले बताता हूं रेंज के लिए। रेंज के लिए ना दो केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है रेंज के लिए। पहला पॉइंट जो रेंज में इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिमम वाला। वो सब जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज होती है जी थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे, ठीक है। थीटा 45 डिग्री पे होती है जी, और मैक्सिमम रेंज का मैग्नीट्यूड होता है जी यू स्क्वायर बाय जी, सब जानते हैं, है ना, यू स्क्वायर बाय जी होता है। एक दूसरा पॉइंट है, रेंज इज सेम फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जैसे एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, इन दोनों को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
तो जो रेंज थीटा पे होगी आर, वही रेंज 90 माइनस थीटा पे भी होगी। एक रेंज की वैल्यू दो एंगल्स पे पॉसिबल है, ठीक है। अगर एक रेंज 30 पे है तो दूसरी 60 पे सेम आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज जो होती है वो हमेशा सेम होती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये वाला पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो फिर आता है एच मैक्स पे एक छोटा सा पॉइंट। हाइट जो है वो मैक्सिमम तब होगी जब थीटा 90 डिग्री होगा। वैसे बहुत सिली सी चीज है, लेकिन मेंस में फंसाते हैं। मेंस में क्या कहेगा कि बताओ कि मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब हो सकती है, तो यार ये बहुत ऑब्वियस ही चीज है। जब आप किसी बॉल को ऐसे सीधा ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ऑब्वियसली उसकी हाइट सबसे ज्यादा ऊपर जाएगी, ऐसे फेंकोगे तो कम ही होगी, है ना। थर्ड पॉइंट ये, अच्छा ये ले, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं सौरभ, 2 टाइम्स u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाय जी। ये देख ले बेटा, दिख रहा है, 2 टाइम्स u साइन थीटा u cos थीटा बाय जी। व्हाट इज u साइन थीटा? uy। व्हाट इज u cos थीटा? ux। 2 एज इट इज आ गया, g एज इट इज आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया था खास मैंने, u स्क्वायर था ना, u के 2 टुकड़े किए, एक u थमा दिया साइन को, एक थमा दिया कॉस को। u साइन इज uy, u cos इज ux। हाँ ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तीसरी चीज होती है बच्चों ट्राइजेक्ट्री। क्या होती है? ट्राइजेक्ट्री। तो ट्राइजेक्ट्री का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ट्राइजेक्ट्री की इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि ये एक तो पैराबोला की इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हम कह सकते हैं ट्राइजेक्ट्री की इक्वेशन को देखते हुए, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, ठीक। दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि अगर थीटा वाई कांस्टेंट हुआ, देन this is a quadratic in x, this is a quadratic equation in x। मतलब अगर एक y की बात करूंगा मैं, अगर मैं एक y, मतलब अगर मैं y फिक्स कर दूंगा, जैसे मान लो मैंने ये वाला y फिक्स कर दिया, तो उस y के लिए x के 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स आने का मतलब है कि अगर आपने y फिक्स कर दिया तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। मैथमेटिकली कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अगर y फिक्स हो गया, y कांस्टेंट हो गया, थीटा कांस्टेंट हो गया, g तो कांस्टेंट ही है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में 2 रूट्स होते हैं बच्चों, तो ये जो x1 x2 की वैल्यूज हैं, ये x1 x2 इसके रूट्स होंगे। क्या होंगे? रूट्स होंगे, ठीक है। बहुत लॉजिकल पॉइंट है। एक y के लिए 2x की वैल्यूज आएंगी, है ना। और वो 2x की वैल्यूज अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लोगे, है ना। आपको y की वैल्यू पता होगी, थीटा पता होगा, सब कुछ पुट मारोगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी, और वो दोनों वैल्यूज ये x1 और x2 होंगी। समझ में आई बात? ठीक है। चलो, ये अपना इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री का दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, यही बताता हूं। देखो, थोड़ा सा और मैथ्स में घुस रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तीसरा पॉइंट मैं ऊपर लिख रहा हूं। अगर इफ एक्स वाई, अगर एक्स और वाई फिक्स कर दिए गए, एक्स वाई और यू भी फिक्स कर दिया गया, मतलब यू कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो देखो ये 1/cos स्क्वायर थीटा है ना, ये इक्वेशन में ये 1/cos स्क्वायर थीटा बन रहा है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 g
एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। बच्चों 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो बच्चों अगर मैं एक्स वाई और यू को फिक्स कर दूं तो ये इक्वेशन जो है, ट्राइजेक्टरी वाली इक्वेशन जो है, वो बनेगी क्वाड्रेटिक इन थीटा। यार ये बड़ी लॉजिकल सी बात है जो आपने शायद कभी पहले सुनी नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट ये आया यहां से, ये थर्ड पॉइंट से ये आया कि अगर मान लो आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट को हिट करना है, क्वाड्रेटिक ही तो होगा बच्चे। देख y कांस्टेंट है, इधर देखे एक x है ना, इधर x स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। याद कर क्वाड्रेटिक की तो होती थी, एक एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक x है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अब देख यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पे इस इक्वेशन में, यहां पे ये कांस्टेंट है पूरा, है ना, ये पूरा कांस्टेंट है, ये अकेला x कांस्टेंट है, ये y कांस्टेंट है, यहां पे है tan स्क्वायर थीटा, यहां पे है tan थीटा, तो tan थीटा में क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट से ये बात निकल के आती है कि अगर हमारा x y और u फिक्स रहे, x y और u फिक्स रहे, मतलब एक फिक्स वैल्यू दे दी हमने अगर उनको, तो एक पॉइंट फिक्स हो गया, है ना, एक पॉइंट फिक्स हो गया x, y, तो उस पॉइंट को हिट दो एंगल्स पे किया जा सकता है। और वो जो दो एंगल्स होंगे, जैसे यहां पे θ1 है, यहां पे θ2 है, ये θ1 और θ2 इसके रूट्स होंगे, θ1 एंड θ2 इसके रूट्स होंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक पॉइंट स्पेस में एक पॉइंट है, उस एक पॉइंट को u की एक वैल्यू से दो पॉसिबल एंगल्स पे हिट किया जा सकता है। u की थीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज पे हिट किया जा सकता है। अगर u कांस्टेंट है, पॉइंट कांस्टेंट है, पॉइंट कांस्टेंट हुआ तो x और y कांस्टेंट हो गया, u कांस्टेंट है, तो पॉइंट ये है कि एक रूम है आपके पास, उसमें एक पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, आपके पास स्पीड भी फिक्स्ड है। अब आपके पास ऐसे दो एंगल की वैल्यूज आएंगी जिन एंगल्स पे उस पॉइंट को हिट किया जा सकेगा, और वो वैल्यूज कहां से आएंगी? इस इक्वेशन में tan की टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स आएंगे वो दो वैल्यूज होंगी उन दोनों एंगल्स की, θ1 एंड θ2। ठीक है बच्चों, अगर मैं बनाता एक अच्छा सवाल 5 या 6 मार्क्स में, अगर 6 मार्क्स में बनाना है मेरे को, मैं तो इसी पे बनाता, थीटा की दो वैल्यूज बताओ मेरे को जब उस एक सेम u और सेम x y पे हिट करेगा पार्टिकल। हाँ, डायरेक्ट नहीं, ये मैंने सोचे हैं यार खुद बैठ के, जब मैंने ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन को देखा ना, मैं उसको देखता रहा, है ना, मैंने देखा यार ये तो क्वाड्रेटिक बनती है, दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये x में क्वाड्रेटिक बन सकती है, एक थीटा में क्वाड्रेटिक बन सकती है, तो इसका मीनिंग क्या है? मैंने फिर प्रैक्टिकली सोचा इसका क्या मीनिंग है, तो प्रैक्टिकली जो मैंने सोचा, जो निचोड़ निकाला है वो आपको बताया है मैंने। ये निचोड़ निकाला है मैंने कि एक y के लिए दो x की वैल्यूज आ सकती हैं, और एक पॉइंट को अगर हिट करना है सेम u पे तो दो थीटा आ सकते हैं। क्वेश्चंस बच्चा मैं सिंपल नहीं करवाने वाला। पहली बात, मैं u देके थीटा देके आपको ये नहीं पूछने वाला रेंज बता दो, टाइम पीरियड बता दो, टाइम ऑफ लाइट बता दो, और मैक्सिमम हाइट बता दो। कुछ तो ट्विस्ट रहना चाहिए ना प्रोजेक्टिल के क्वेश्चंस में, तो ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस हैं, क्या क्या चीजें बदली जा सकती हैं। ठीक है, एक बार ट्राई मारो बच्चों। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, करो जरा ट्राई इसको। A person can throw a ball vertically up to a maximum height of 20. How far can he throw the ball? छोटा सा क्वेश्चन होता है, मेंस में आने की चांसेस होते हैं इसके। एक पर्सन एक बॉल को वर्टिकली अप मैक्सिमम 20 मीटर तक थ्रो कर सकता है, तो बताइए वो दूर कितना थ्रो कर सकता है, हाउ फार। थोड़ा सा यहां पे शब्दों का खेल भी है। ठीक है, शब्द भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, करें, समझाऊं क्या क्या खेला जा रहा है शब्दों में यहां पे। देखो वो ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात ये कह रहे हैं
कि भाई एक बॉल है तुम्हारे हाथ में, जब तुम उसको ऊपर फेंक सकते हो तो तुम उसको मैक्सिमम जो हाइट दे सकते हो वो सिर्फ 20 मीटर्स है। अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे फेंकते हो, अपने से दूर फेंकते हो, तो ये बताओ कि तुम मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकते हो। मतलब वो तुमसे मैक्सिमम रेंज पूछ रहे हैं। समझ में आई बात? तुम जब ऊपर फेंक सकते हो तो तुम 20 मीटर्स की हाइट तक मैक्सिमम फेंक सकते हो। अब जब अपने से दूर फेंकने की बारी आएगी तो कितना अपने से दूर तक फेंक सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन। लिमिटेड डाटा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम कंसेप्चुअल यूज, एन आइडियल क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस। छोटा सा डाटा, एक ही वैल्यू गिवन है 20 मीटर्स बस। तो सबसे पहले एच मैक्स हमें दे रखी है 20 मीटर्स, है ना। तो मोशन अंडर द 1D वाला फॉर्मूला लगाता हूं पहले। तो मोशन अंडर द 1D में 20 मीटर्स ये होता था u² बाय 2g। याद करो बच्चों, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब बच्चों आर मैक्स मतलब मैक्सिमम रेंज क्या होता है? मैक्सिमम रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? वैसे रेंज का फॉर्मूला होता है u² बाय g साइन 2 थीटा। थीटा को 45 डाल देते हैं, साइन 90 हो जाता है, तो वो बन जाता है u² बाय g। देख लो यार कितना सिंपल है। u² बाय 2g दे रखा है 20। आपको क्या निकालना है? u² बाय g। u² बाय g यहां से निकाल लो ना यार। u² बाय g कितना होगा? 2 इंटू 20 40। तो ये आंसर कितना हो गया? 40 मीटर्स। खत्म सवाल। दानिश इजी करवा दूं? तेरा रैंक आ जाएगा इजी से, ये बता। टॉफी बांटनी स्टार्ट कर दूं? ये बता, तेरा रैंक आ जाएगा इजी से? मैंने शुरू में कहा था बच्चों, अगर तुम्हारे अंदर फाइट करने की स्पिरिट रहेगी, क्वेश्चंस जब आप करोगे अच्छे अच्छे, तभी तो जाके एग्जाम में बना पाओगे क्वेश्चंस। फोर्टी आंसर है बच्चे। 1:2, ठीक है मणिकिरण। दानिश, लड़ने की आदत बना बच्चे। अगर तू अभी लड़ेगा अच्छे सवालों से, कॉम्प्लेक्स चीजों से, तो तू जाके इजी बना पाएगा ना। अगर तू जेईई एडवांस की तैयारी करके जाएगा तो तू जेईई मेंस में अच्छा रैंक ले पाएगा ना। अगर बच्चे तू बिल्कुल ही बोर्ड्स लेवल की तैयारी करके गया और तू जेईई मेंस में बैठ गया जाके सीधा, तो तेरा रैंक नहीं आने वाला। एक लेवल ऊपर पे जाके हमें तैयारी करनी पड़ती है। जेईई एडवांस में बच्चे जो अच्छा करते हैं वो सिर्फ जेईई एडवांस के लिए नहीं पढ़ते, वो जेईई एडवांस से भी ऊपर की तैयारी करते हैं, फिर उनका जेईई एडवांस में अच्छा रैंक आता है। जिनका जेईई मेंस में अच्छा रैंक आता है वो जेईई एडवांस की तैयारी करके जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो बच्चे, हमें चीजें, जितनी भी चीजें, हमारा दिमाग जितना यूज हो सकता है मेरी क्लास में आपको करना है बच्चे। चलो 40 आंसर हो गया इसका। ये है बच्चों सेकंड प्रॉब्लम। ये एक मेंस की प्रॉब्लम है, मेंस एग्जाम की प्रॉब्लम है। एक बार ट्राई मारो जरा, सभी बच्चे एक बार ट्राई मारो। कह रहा है कि एक गन है, उससे 2 टारगेट हिट किए जा रहे हैं एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, और इनिशियल स्पीड है u। कह रहा है T1 T2 आर द वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू हिट द टारगेट विद 2 पॉसिबल वेज। इन 2 पॉसिबल वेज उस टारगेट को हिट किया जा रहा है ना। तो बताइए कि T1 एंड T2 क्या होगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ T1 एंड T2? चलो देखें, करता हूं इसको। तो यहां पे बच्चों वो ये कह रहा है कि रेंज 2 डिफरेंट वेज में सेम आ रही है। 2 डिफरेंट वेज में सेम आ रही है, सेम आ रही है। तो ये एक फंड है। तो कंसेप्ट क्या होगा? कंसेप्ट ये होगा, रेंज कब सेम आती है? मैंने आज ही बताया, रेंज कब सेम आती है? रेंज 2 ऐसे एंगल्स के लिए सेम आती है जिन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, याद करो, है ना। तो एक होता है थीटा, दूसरा क्या होता है? 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों एंगल्स के लिए रेंज जो है अपनी सेम आती है।
गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब T1 का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो थीटा के लिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा बच्चे 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई जी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं T1 इंटू T2, ये बन जाएगा 4u स्क्वायर, u साइन थीटा आ जाएगा एक, यहां से साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा बाय जी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं बच्चों 2 बाय जी, बाहर ले लेता हूं एक, ये बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। नाउ दिस थिंग इज नथिंग बट रेंज, सो आंसर हो जाएगा 2r बाय जी। ठीक है, चलो अगला सवाल करिए जरा। अगेन 2019 मेंस का ही क्वेश्चन है। ये इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी पे बेस्ड है सवाल। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी दे रखी है 2x माइनस 9x स्क्वायर, थीटा और v नॉट पूछा है। इक्वेशन लिख लो पहले बच्चों, y इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, और जो अपनी ओरिजिनल वाली इक्वेशन होती है उसको भी लिख लो, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को कंपेयर कर लो, इधर x का कोफिशिएंट क्या है tan थीटा, इधर क्या है 2, तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे x स्क्वायर के साथ ये पूरी टर्म है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि g बाय 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है बच्चों, ये 9 के बराबर है। ठीक है, अगर tan थीटा 2 है तो देखिए ये आप tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये 2 बाय 1 हो गया, ये कितना हो गया √5। ठीक है, √5 हो गया। ठीक है, तो बच्चों cos क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा 1 बाय √5। इस ट्राइंगल से यू कैन सी cos थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय √5। ठीक है, तो tan थीटा तो मिल गया हमें, थीटा तो मिल गया, बचा u, तो u मैं यहां से निकालता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं कि g बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 9 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। ठीक है, g कितना है बच्चों 10 बाय 2, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा है 1 बाय √5, तो 1 बाय √5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, इंटू यहां पे आ जाएगा 9। ठीक है, दिस इज u स्क्वायर, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 25 बाय 9, इसका रूट ले लिया जाएगा 5 बाय 3। ये लो जी, ये आंसर है। देखो भाई ये आंसर हो गए, कौन कौन सा, एक तो tan थीटा 2 और एक u इक्वल्स टू 5 बाय 3। समझ में आया? ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में दिखेंगी। ठीक है बच्चों, तकरीबन 36-37 ईयर्स के पेपर्स की एनालिसिस करके मैं ये स्लाइड्स बनाता हूं, और मैं इन स्लाइड्स की प्रिपरेशन इसी तरीके से करता हूं। क्वेश्चंस जो मैं उठाता हूं आपकी क्लास में वो उसी तरीके के होते हैं कि वो पोटेंशियल क्वेश्चंस हो जो एग्जाम में आने चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट ईयर्स आ रखे हैं या मतलब बहुत सारे एग्जाम्स को देख के, जैसे आईआईटी का, नीट का, तो हमें पता है कि एग्जामिनर कहां पे बच्चे को पकड़ रहा है। अगर आप उन चीजों में स्ट्रांग हो गए जो इन क्वेश्चंस के थ्रू आप हो रहे हो, ठीक है, आपका एग्जाम अच्छा पक्का जाएगा। तो जो भी मैं करवाता हूं बस आप वो डट के करो, उसमें अगर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी आती है आप उसका सामना करो, उसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट भी है मैं आपकी चैट पढ़ के आपको साथ के साथ सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है, जस्ट हैव सम ट्रस्ट इन मी, आपकी फिजिक्स में अच्छा रैंक मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, ट्रस्ट करो और इन सारे क्वेश्चंस को, होमवर्क को, टेस्ट को प्रॉपरली दो। अभी जो हमने जस्ट स्टार्ट किया है, धीरे धीरे सारे चैप्टर्स करेंगे और अपने रैंक को सुधारेंगे। यही पर्पस है बच्चों हमारा, है ना। हम भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, और मेरे को तो डबल खुशी होगी अगर आपका रैंक अच्छा आएगा। ठीक है, आपका रैंक अच्छा आएगा, मेरे को तुमसे ज्यादा खुशी होगी। तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे, मैं और ज्यादा प्राउडली कह पाऊंगा कि इस साल भी मैंने रिजल्ट्स दिए। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपसे, और प्रोजेक्टाइल ओवर द इंक्लाइन करवाने के बाद
मैं स्टार्ट करूंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू।